अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है फोटॉन। आज हम मुकम्मल अपनी जो स्टडी है, अपना जो फोकस रखेंगे वो सिर्फ फोटॉन पर रखेंगे। फोटॉन क्या है, किस तरह से एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफ़र करता है और किस तरह से वो एनर्जी को के अंदर एक डिस्क्रीट फॉर्म में एक जगह के दूसरी जगह तक जाने पर एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोटॉन के लिए फोटॉन क्या है, इसके लिए डेफिनेशन लिखी हुई है। एक ऐसा पार्टिकल जो एक एनर्जी पैकेट माना जाता है और वो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफर करने के काम आता है। पहले क्या होता था, पहले ये सोचा जाता था कि भाई ये जो सन से रोशनी आती है, लाइट आती है, दरअसल ये लाइट वेव्स के थ्रू आती है। मतलब वेव्स होती हैं जो लाइट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले आती है। ये अर्थ और ये सन से एनर्जी, लाइट एनर्जी निकलकर अर्थ तक आ रही है। और अगर ये लाइट एनर्जी सन से निकलकर अर्थ तक आ रही है तो हम ये देखें, ये बीच में जो एनर्जी का प्रोपेगेशन हो रहा है वो वेव्स के कारण हो रहा है। मतलब ये कि लाइट जो एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी या फिर इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट जो सन से लेकर अर्थ तक आ रही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आ रही है एक जगह से दूसरी जगह। अब ये बात अच्छी तरह से समझी जा चुकी थी, पर 1900 ईस्वी में क्या हुआ कि वहाँ पर एक तजर्बा किया गया था। उन्होंने एक साइंसदान ने एक ऐसा तजर्बा किया था जिसमें एनर्जी को डिफाइन करने के लिए वो जो ग्राफ बना रहे थे वो सही तरह से बन नहीं रहा था। मतलब ये कि हमारे पास फर्ज कर लें कि ये हमारे पास एक ब्लैक बॉडी कैविटी है, ये हमारे पास एक ब्लैक बॉडी कैविटी है। मतलब ये कि ये एक ऐसी बॉडी है जो हीट करने की वजह से रेडिएशंस को बाहर एमिट करेगी। सो यहाँ पर हम देखें, ये हमारे पास एक ब्लैक बॉडी पड़ी हुई है और इसको हम हीट कर रहे हैं। हमें पता है कि ये ब्लैक बॉडी को हीट करने के बाद क्या होता है, रेडिएशंस बाहर निकलती हैं। और ये जो रेडिएशंस मतलब एनर्जी, ये जो रेडिएशंस निकलती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अगर ये बात सही है तो हमने क्या किया, हमने एक ग्राफ बनाया और वो ग्राफ कुछ इस तरह से था। फर्ज कर लें कि हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस पर हम एनर्जी की रेडिएशन को रख रहे हैं और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसी को रख रहे हैं। अब होता क्या है कि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाए तो फिर एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ये बात सबको पता थी, पर यहाँ पर क्या मसला था, ये मसला था कि अगर हम टेम्परेचर 1000 केल्विन से बढ़ाकर 2000 केल्विन टेम्परेचर कर ली तो एनर्जी बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होगा? इसलिए क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से ब्लैक बॉडी मुख्तलिफ अमाउंट की रेडिएशन ज्यादा मिकदार में निकालेगी। हमारे पास जो रेडिएशन होती है, आपको पता होना चाहिए ये बात कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 7 किस्म की होती है। एक होती है गामा रे रेडिएशन, दूसरी एक्स रे, तीसरी यूवी रेज मतलब अल्ट्रावायलेट, तीसरी विजिबल लाइट और चौथी इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को IR लिख देते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन। चौथी 1 2 3 4 5 6 छठी है माइक्रोवेव्स और यहाँ पर लास्ट में है रेडियो वेव्स। अब यहाँ पर आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए कि रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी लीस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, कम से कम होती है, और गामा रेज की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है। मतलब अगर आप ये कहेंगे कि IR रेडिएशन
और माइक्रोवेव रेडिएशन में से किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो हम बोलेंगे IR रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ये पूरा स्पेक्ट्रम आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन निकालती है, उस रेडिएशन में हर किस्म की अमाउंट की रेडिएशन हमेशा निकलती रहती है। मतलब ये कि अगर हम हीट करते जाएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर रेडिएशन निकलती जाएगी, और रेडिएशन जब निकलेगी तो रेडिएशन अगर फर्ज कर लें कि 1000 केल्विन पर हमें ये पॉइंट मिल रही है, इस पॉइंट का मिलना इस बात का सबूत है कि 1000 केल्विन पर ये वाली लाइन एक लाइन बननी चाहिए 45 डिग्री पर, जो इस पॉइंट को क्रॉस करे। अगर हम 2000 केल्विन टेम्परेचर ले आए तो 2000 केल्विन टेम्परेचर ले आएंगे तो ज्यादा रेडिएशंस निकलेंगी, और रेडिएशन अगर ज्यादा निकलेंगी तो हम ये बोलेंगे कि एनर्जी का अमाउंट और ज्यादा होगा। एनर्जी का अमाउंट ज्यादा होगा तो हम कहेंगे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस निकलेंगी। मतलब ये कि यहाँ पर एक दूसरी पॉइंट बनानी हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट हमें बताएगी कि अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो हमें एनर्जी भी ज्यादा मिलेगी, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा मिलेगी। अगर हम 3000 केल्विन टेम्परेचर पर चले जाए तो हमें पता चलेगा कि ये वाली पॉइंट अब यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, और ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। सो एनर्जी वर्सेस रेडिएशन, एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है। यहाँ पर हमने ये पूरा काम थ्योरेटिकल किया है, और ये काम रेलिफ जीन साहब ने, रेलिफ और जीन दो साइंटिस्ट थे, उन दोनों ने मिलकर ये काम किया था, और उन्होंने ये ग्राफ बनाया था कि भाई जब एनर्जी निकलती है रेडिएशन के फॉर्म में, तो सीधी सी बात है वो एनर्जी वेव के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। मतलब ये कि रेलिफ जीन साहब ने एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ को तस्वीर किया, और उन्होंने कहा कि एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस रेडिएशन आल्सो इंक्रीजेस। अच्छा, बाद में मैक्स प्लैंक साहब ने क्या कहा, मैक्स प्लैंक साहब ने कहा कि भाई ये जो थियोरेटिकली ग्राफ बना हुआ है, थियोरेटिकली ग्राफ बनाया गया है, दरअसल ये ग्राफ थियोरेटिकली गलत है, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये सिर्फ थियोरेटिकल ग्राफ था। जब रेलिफ जीन या दूसरे साइंसदानों ने तजर्बा किया था, या मैक्स प्लैंक साहब ने तजर्बा किया था, तजर्बा करने पर हमें जो ग्राफ मिलता था वो ग्राफ कुछ इस तरह से होता था। ये यहाँ पर ये बात देखने जैसी है कि भाई यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये प्रैक्टिकल ग्राफ है। प्रैक्टिकल का मतलब होता है तजर्बा करके जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया और रेडिएशन निकली, तो रेडिएशन के निकलने से क्या हुआ, तो वहां से जो एनर्जी निकली थी उस एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के वर्सेस ग्राफ बनाया, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा था। ये प्रैक्टिकल ग्राफ है और ये थियोरेटिकल है। हम प्रैक्टिकल ग्राफ को ज्यादा अहमियत देंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली जो चीज हमें प्रैक्टिकली मिल रही है उसकी स्टडी रियल स्टडी होती है, सही स्टडी होती है, और अगर थ्योरेटिकल स्टडी उससे रिलेटेड नहीं है तो हम कुछ ना कुछ या कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। और यहाँ पर उसी गलती को हल करने के लिए मैक्स प्लैंक साहब ने कहा कि ये ग्राफ इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने एक जो कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि रेडिएशन वेव्स के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ये गलत है। असल में होता क्या है, यहाँ पर इसको मिटाकर अगर हम यहाँ पर ये समझें, मैक्स प्लैंक साहब ने कहा कि रेडिएशन जो निकल रही है वो रेडिएशन पैकेट्स के फॉर्म में निकले, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमने पार्टिकल नेचर ऑफ एनर्जी को डिस्कस किया हुआ है यहाँ पर। मतलब ये कि हमने ये समझा हुआ है कि रेडिएशंस जो हैं वो रेडिएशंस असल में पार्टिकल नेचर रख रही है, वेव नेचर नहीं रख रही। अब होता क्या है, होता ये है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स
एनर्जी के निकल रहे हैं, अगर हम ज्यादा हीट करते जाएंगे तो फिर क्या होगा? हमें पता चला कि भाई अगर आप 1000 केल्विन टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी को हीट कर देंगे तो फिर क्या होगा? फिर आपको इतने फोटॉन्स मिलेंगे और ये जो फोटॉन्स आएंगे एनर्जी लेकर, रेडिएशन लेकर, तो होगा क्या? रेडिएशन लेकर जब आएंगे तो ऐसा होगा कि ये जो फोटॉन है, फर्ज करने कि ये अकेला फोटॉन एक किसका है? अल्ट्रावायलेट का है। मतलब ये कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का ये एक फोटॉन है, ये भी अल्ट्रावायलेट के रेडिएशन का एक फोटॉन है, ये भी 10 या 12, सपोज कर ले कि इनमें 10 या 12 फोटॉन्स सिर्फ अल्ट्रावायलेट के हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि भाई अगर 10 या 12 फोटॉन्स, 12 पार्टिकल्स अल्ट्रावायलेट के हैं, यहाँ पर मैं एक पॉइंट लगा देता हूँ, ये पॉइंट है, फर्ज कर लें कि अल्ट्रावायलेट की, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे प्रैक्टिकल में, तो यहाँ पर ये वाली पॉइंट हमें दिखा रही है कि फ्रीक्वेंसी अगर अल्ट्रावायलेट की हो तो उसमें से एनर्जी इतनी निकलेगी। अगर हम यहाँ पर एक दूसरा फर्ज कर ले, यहाँ पर ये विजिबल लाइट का पार्टिकल है, ये भी विजिबल लाइट, ये विजिबल लाइट के फोटॉन्स हैं, और विजिबल लाइट के जो फोटॉन्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट से कम होती है। पर हमने देखा कि ये बहुत ज्यादा मिकदार नहीं, मतलब ये कि 50 यहाँ पर फोटॉन्स, 50 यहाँ पर पार्टिकल्स विजिबल लाइट के मिले हैं। तो यहाँ पर ये वाली पॉइंट हमें विजिबल लाइट दिखा रही है, विजिबल लाइट, और यहाँ पर हमें पता चला कि ये जो विजिबल लाइट की पॉइंट है ये ज्यादा एनर्जी ले रही है। इसका मतलब ये कि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम हो, मतलब ये कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि फ्रीक्वेंसी जिसकी कम हो उसके पास एनर्जी ज्यादा है, और ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर आप पीछे चले जाएं, पीछे एक स्टेप चले जाएं, ये वाली पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये वाली पॉइंट यहाँ पर फर्ज कर ले IR लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर IR लिखा हुआ है, इंफ्रारेड रेडिएशन है, तो इंफ्रारेड रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा है या कम है? इंफ्रारेड की एनर्जी कम है विजिबल लाइट से। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहें कि ये जो फोटॉन्स हैं, ये सारे फोटॉन्स या पार्टिकल्स एक दूसरे से मिले हुए हैं। फर्ज कर लें अल्ट्रावायलेट का फोटॉन है, ये हमारे पास विजिबल लाइट का फोटॉन है, ये हमारे पास IR रेडिएशन का फोटॉन है, ये सारे जो फोटॉन्स हैं ये आपस में मिले हुए हों, अगर हम ये सोचेंगे तो हम गलत होंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये सारे मिले हुए होंगे तो अगर जिसकी फ्रीक्वेंसी कम हो तो उसकी एनर्जी हमें ज्यादा मिलती है। यहाँ पर देखिए, तो अगर इस पॉइंट से भी हम पीछे चले जाएं तो फ्रीक्वेंसी और ज्यादा कम है, इस पॉइंट से ज्यादा चले जाएं तो और फोटॉन्स मिलेंगे जिनकी एनर्जी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम, एनर्जी ज्यादा है, जिस वजह से हमें ये पता चलेगा कि भाई यहाँ पर ग्राफ ऐसा होना चाहिए, मींस ऊपर चला जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब ये कि हर एक फोटॉन दूसरे फोटॉन से जुदा है, मतलब ये कि ये सारे मिले हुए नहीं होते, ये एक दूसरे से जुदा होते हैं। दे आर इन डिस्क्रीट फॉर्म, मतलब ये कि ये सारे फोटॉन्स एक दूसरे से जुदा होते हैं। मैक्स प्लैंक साहब ने कहा कि एनर्जी वेव्स में नहीं आती। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एनर्जी वेव्स में आ रही है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस वेव को अगर मैं यहाँ पर काट दूं तो इतना जो हिस्सा बनता है, इतनी वेव का हिस्सा वो एक फोटॉन कहलाता है, दूसरी वेव का हिस्सा दूसरा फोटॉन कहलाता है, तीसरी वेव का हिस्सा तीसरा फोटॉन कहलाता है। मतलब ये कि वेव इज नॉट अ कंटिन्यूअस, वेव इज इन डिस्क्रीट फॉर्म। इसीलिए उन्होंने वेव को वेव ना समझकर उसको एक डिस्क्रीट फॉर्म के पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और उन्होंने ये कहा
कि ऐसा भी नहीं होगा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती जाए तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, नहीं, कोई ऐसी पॉइंट आएगी जिसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएंगे तो वो फोटॉन्स मिलेंगे जिसके पास एनर्जी कम होगी। मतलब यहाँ पर आप ऐसा एक मिसाल समझ लें कि 50 लोग आ रहे हैं और 50 लोग जो आ रहे हैं उनमें से पहला जो आदमी है उसकी उम्र है 10 साल, दूसरा आदमी है उसकी उम्र है 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल। अब ये आप अज़्यूम करते हैं 10 साल का जो लड़का है उसके पास 50 रुपए है, और जो 11 साल वाला बच्चा है उसके पास 100 रुपए है, और जो 12 साल उम्र वाला बच्चा है उसके पास 150 रुपए है। तो ऐसा होता जाएगा। पर अगर मैं आपको ये कहूँ कि इन सब लड़कों में से 50 आदमियों में से एक ही बच्चा ऐसा होगा जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे, मतलब एक ही बच्चा ऐसा होगा जिसके पास 500 रुपए होंगे। अगर आप आगे गिनते जाएंगे तो उनके पास पैसे कम होंगे। मतलब ये जो ग्राफ बनेगा पहले इंक्रीजिंग बनेगा फिर वापस में डिक्रीजिंग बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्टिकल्स एनर्जी के निकल रहे हैं ये पार्टिकल्स अपने आप में से हर किसी के पास मुख्तलिफ एनर्जी है, पर जिस किसी के पास जितनी एनर्जी है वो फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी है। इन पार्टिकल्स को कहा जाता है फोटॉन। ये हमारे पास है फोटॉन की थ्योरी आ गई, और ये जो फोटॉन है ये फोटॉन एक पार्टिकल नेचर डिस्क्राइब कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि भाई मैंने पहले आपको बताया था कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। अगर हम सारे फोटॉन्स के बारे में बोलेंगे तो ये सारे फोटॉन्स के बारे में अगर बोला जाएगा तो ये एक ग्रुप बन गया, टोटल एनर्जी बन गई। और यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि भाई यहाँ पर अगर एक फोटॉन के पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि ये जो फार्मूला है एनर्जी प्रोपोर्शनल टू द न्यू, यहाँ पर इसको एच न्यू लिखा जाता है, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा हुआ है। ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ एक फोटॉन के बारे में है, ये सिर्फ एक फोटॉन के लिए वैलिड है। यहाँ पर अगर आप सारे की एनर्जी लेंगे तो ये ग्राफ आपको बता रहा है कि किसी के पास एनर्जी ज्यादा है, किसी के पास एनर्जी कम है। सो यहाँ पर कभी भी ये आप नहीं बोल सकते कि भाई अगर यहाँ पर फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो क्या टोटल एनर्जी ज्यादा होगी? जवाब है नहीं। टोटल एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी और कैसे डिपेंड करेगी वो हम आगे चल के देखते हैं। यहाँ पर एक बात यहाँ पर आ गई कि भाई फोटॉन के पास मास होता है या नहीं होता? तो जवाब है फोटॉन एक वेव का हिस्सा है। मतलब ये कि वेव को डिस्क्रीट फॉर्म में डिस्क्राइब करने के लिए हमने फोटॉन की थ्योरी दी हुई है। यहाँ पर जो फोटॉन है दरअसल ये फोटॉन जो वेव के लिए माना जाता है इसका कोई भी मास नहीं होता। फोटॉन इज अ मासलेस पार्टिकल। फोटॉन इज अ मासलेस पार्टिकल। फोटॉन के पास कोई भी मास नहीं होता। अच्छा, अगर फोटॉन के पास मास नहीं होता तो किस हालत में, क्योंकि हमें तो ये पता है कि भाई अगर कोई भी चीज रेस्ट पर है तो उसके मास की अलग सिचुएशन होगी, अगर कोई चीज मोशन में है तो उसके मास की सिचुएशन अलग होगी। तो सीधी सी बात है, ये जो डिस्कशन हो रही है कि फोटॉन इज मासलेस पार्टिकल एट रेस्ट। अगर कोई फोटॉन रेस्ट की हालत में हो तो उसका मास जीरो माना जाता है। अगर वो मूव करे तो मूव करने पर क्या होगा? मूव करने पर इसके पास मास होगा या नहीं होगा? होगा तो कितना होगा? ये देखने के लिए हमने एक इक्वेशन बनाई हुई है। हमें तो पता है कि भाई एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू।
इज दिस इक्वेशन इज ओनली फॉर वन फोटॉन। अगर यहाँ पर हमने टी की बजाय mc² लिखा तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जो फोटॉन है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि फोटॉन तो मूव भी स्पीड ऑफ लाइट की वजह से करता है और स्पीड ऑफ लाइट को डिफाइन करने के लिए मूव करता है। यहाँ पर देखें तो ये जो मास है, ये मास हमारे पास है फोटॉन का। अगर ये यहाँ पर ले आए तो हमें पता चलेगा कि m इज इक्वल टू h/c²। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बता रही है कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसमें c² डिवाइड में है, मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इसके स्क्वायर का टर्म इसके डिवाइड में है। मतलब यहाँ पर जो मास निकलेगा वो कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, पर वो अप्रोक्सीमेटली फिर भी 0 के लिए माना जाएगा। अच्छा, एक बात, अगर हम ये कहें कि हमारे पास फोटॉन रेस्ट पर हो तो उसका मास कितना होगा, आप कहेंगे 0। अगर मैं आपको कहूं कि एक मूविंग फोटॉन का मास कितना होता है तो वहां पर बस इस इक्वेशन को डिफाइन किया जाता है, h/c² इज द मास ऑफ मूविंग फोटॉन। और यहाँ पर एक बात दूसरी आपको याद कर लेनी चाहिए कि फोटॉन के पास मोमेंटम होता है या नहीं। फोटॉन पोसेसिंग मोमेंटम, फोटॉन के पास मोमेंटम होता है। और मैं अगर आपको कहूं कि फोटॉन के पास मोमेंटम कैसे होगा तो आप कहेंगे सर मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो यहाँ पर मोमेंटम फॉर गिवन वेलोसिटी is directly proportional to mass. Momentum for a given velocity is direct measure of mass. So यहाँ पर जिस किसी का मास होगा उसके पास मोमेंटम होगा। अगर ये बात सही है, हमने क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ी हुई है ये बात, अगर ये बात सही है तो मोमेंटम फोटॉन के पास 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मूविंग फोटॉन के पास भी मास अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। तो अगर हम इस इक्वेशन को सही माने तो फोटॉन के पास मोमेंटम 0 होना चाहिए। हकीकत में ऐसा नहीं होता, फोटॉन के पास मोमेंटम नॉन 0 होता है, मतलब फोटॉन के पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है। और उस मोमेंटम को डिफाइन करने के लिए हम एक छोटी सी डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पर देखें, हमें पता है कि भाई हमारे पास 2 इक्वेशन है। हमारे पास एक इक्वेशन है E is equal to mc² और एक इक्वेशन है मोमेंटम इज इक्वल मास इनटू वेलोसिटी। ये 2 इक्वेशंस हैं और दोनों इक्वेशंस में ये जो मास है, इस मास को फर्ज कर लें कि एक फोटॉन रेस्ट में नहीं है, मूव कर रहा है। जो चीज मूव करेगी तो उसका जो मास होगा वो मास कैसे डिफाइन किया जाएगा। मास वेरिएशन वाला टॉपिक आपको पढ़ा हुआ है। एनर्जी इज इक्वल m0 रेस्ट मास डिवाइड बाय √1 - v²/c² और c² मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, इस मास को हटा रहे हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं m0 √1 - v²/c² v। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें पता चलता है कि भाई अगर हमने वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन ढूंढ लिया और वो एक्सप्रेशन यहाँ पर फिट कर लिया तो मोमेंटम के लिए एक इक्वेशन बन जाएगी और वो इक्वेशन बताएगी कि फोटॉन के पास मोमेंटम होगा या नहीं होगा। तो पहले आप इस इक्वेशन में v² के लिए एक्सप्रेशन बनाइए। v² के लिए एक्सप्रेशन बनाने के लिए हम दोनों साइड्स में स्क्वायर दे रहे हैं, यहाँ पर y² इन बोथ साइड्स। और यहाँ पर e² इज इक्वल टू m0² c⁴ हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 - v² डिवाइड बाय c²। नाउ इवैल्यूएटिंग द टर्म 1 - v²/c², m0² c⁴ डिवाइड बाय c² - v² डिवाइड बाय c²। c² is in double divide by moving it to numerator we will get e² is equal m0 c² c⁴ हो जाएगा और नीचे c² - v² हो जाएगा। यहाँ पर इसको शिफ्ट कर लें और जैसे आप शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा c² - e² v² is equal to m0²
सी स्क्वायर। ये हमारे पास एक सी पावर 6 सॉरी। यहाँ पर हमें एक बात पता चली कि भाई यहाँ पर सिर्फ ये जो इक्वेशन थी हमने ये लिखी मास वेरिएशन की। ये हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में सीखा था कि कोई भी चीज़ लाइट की कंपैरिजन में मूव करे तो उसका मास है रिलेटिव मास कहा जाता है, रिलेटिविस्टिक मास बोला जाता है। उसको मालूम करने के लिए ये इक्वेशन आगे हमने v स्क्वायर के लिए फॉर्म बनाया हुआ है। यहाँ पर v स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर दें और e स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 6 इज इक्वल टू e स्क्वायर v स्क्वायर। और यहाँ पर c स्क्वायर को कॉमन निकाल लें या फिर ऐसा कर लें कि v स्क्वायर को डिवाइड करें e स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर और c पावर 6 अभी कॉमन नहीं निकालते, बाद में कॉमन निकालेंगे। v स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर सॉरी e स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर। ये हमारे पास एक टर्म आ गया v स्क्वायर के लिए। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर यही वाली जो मेथडोलॉजी है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी v स्क्वायर के लिए इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। और अगर आप इसको v स्क्वायर के लिए सोल्व करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर हमें पता चलेगा बाय स्क्वायर बोथ साइड्स दोनों को स्क्वायर दे दें तो हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल एम नॉट स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर। ये हमारे पास एक मास वेरिएशन के टर्म में जो हमने स्क्वायरिंग दी और ये इक्वेशन हमने दी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये वाला जो टर्म है इसको इवेल्युएट करें एम नॉट स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर माइनस v स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर। इवेल्युएट करने के बाद सी स्क्वायर डबल डिवाइड भी ऊपर लिए और यहाँ पर ये जो सी स्क्वायर माइनस v स्क्वायर है इसको v स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो p स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस p स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर v स्क्वायर सी स्क्वायर। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि भाई अगर ये वाला टर्म यहाँ पर ले आए तो v स्क्वायर को कॉमन निकाला जा सकता है। p स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर v स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर v स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर देखें v स्क्वायर को कॉमन निकालिए और जैसे v स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो p स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस p स्क्वायर और v स्क्वायर को कॉमन निकाला। अभी इसी p स्क्वायर में ये वाला टर्म ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा भाई p स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस p स्क्वायर और यहाँ पर मल्टीप्लाई में v स्क्वायर वाला टर्म ले आए e स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 6 माइनस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 6 डिवाइड बाय e स्क्वायर। ये वाला टर्म v स्क्वायर की बजाय हमने लिखा इसीलिए मैंने e को nc स्क्वायर को फिलहाल कॉमन नहीं निकाला। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है। इसमें e स्क्वायर यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो e स्क्वायर p स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें ये वाला टर्म एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे e स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 6 अच्छा यहाँ पर प्लस p स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे e स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 6। यहाँ पर देखिए ये सिंपल अलजेब्रा है। यहाँ पर हम जब इसको हल करेंगे तो e स्क्वायर p स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर को e स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो एम नॉट स्क्वायर e स्क्वायर सी पावर 4 आ जाएगा। माइनस टू प्लस माइनस आ जाएगा। यहाँ पर देखें एम नॉट पावर 4 सी पावर 8 आ जाएगा। यहाँ पर देखें ये हमारे पास माइनस वाला टर्म आ जाएगा। यहाँ पर प्लस p स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर p स्क्वायर e स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ये p स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई कर लें तो p स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी पावर 6। यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ ये लेफ्ट साइड देखिए इक्वेशन की और यहाँ पर ये प्लस में p स्क्वायर सी स्क्वायर ये दोनों सेम ही। और अगर यहाँ पर इसको शिफ्ट किया जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, ये वाला टर्म इक्वल टू 0। ऐसा करते हैं कि ये वाला जो टर्म है ना इसको भी यहाँ पर शिफ्ट करते हैं प्लस में आ जाएगा, ये वाला टर्म भी यहाँ पर शिफ्ट करते हैं प्लस में आ जाएगा। एम नॉट स्क्वायर सॉरी एम नॉट पावर 4 सी पावर 8 और प्लस p स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी पावर 6 इज इक्वल एम नॉट स्क्वायर e स्क्वायर सी पावर 4। यहाँ पर देखें
अगर हम यहाँ पर m नॉट इज पावर 4 c और h यहाँ इसको हल करें तो यहाँ पर m नॉट, यहाँ पर देखें m नॉट स्क्वायर भी है और c पावर 4 भी है, तो यहाँ पर दोनों टर्म में कॉमन निकालते हैं। कॉमन किस चीज को निकालेंगे? m नॉट स्क्वायर c पावर 4 को। अगर m नॉट स्क्वायर कॉमन निकला और c पावर 4 भी कॉमन निकला तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पर सिर्फ m नॉट स्क्वायर बचेगा और c 4 गया तो 4 बचा, प्लस p स्क्वायर, m नॉट स्क्वायर गया 4 गया तो यहाँ पर c स्क्वायर बचा, यहाँ पर m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर e स्क्वायर, यहाँ पर ये दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या? e स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर c पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बचा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई इतनी ज्यादा ये लंबी डेरिवेशन है, डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया, बाकी आगे इसको सोल्व किया। यहाँ पर देखें, अगर मैं आपको कहूँ व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन, फोटॉन का रेस्ट मास है 0 है, m नॉट की वैल्यू क्या रखेंगे? 0, तो ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर दोनों में कैंसिल, सो E इज इक्वल टू PC। तो यहाँ पर ये इक्वेशन देखिए, यहाँ से पता चला कि भाई ये जो मोमेंटम है फॉर गिवन वेलोसिटी, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, मोमेंटम ऑफ अ गिवन वेलोसिटी इज डायरेक्ट मेजर ऑफ एनर्जी। तो क्वांटम फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में मोमेंटम डायरेक्ट मेजर ऑफ एनर्जी होता है, मोमेंटम एनर्जी का फंक्शन होता है। और यहाँ पर क्लासिकल फिजिक्स में मोमेंटम मास का फंक्शन होता है। इन दोनों में ये जो डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन सिर्फ इस वजह से आई थी, हमने मास को रिलेटिव माना। अगर मास को रिलेटिव ना मानते तो ये हमें चीज नहीं मिलती। इसका मतलब ये कि फोटॉन के पास मोमेंटम होता है और इसकी एक दूसरी इक्वेशन भी डेरिवेट की जाती है। एनर्जी बराबर है h न्यू, इसे हमने लिखा हुआ है h न्यू। तो यहाँ पर ये देखिए h न्यू c डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू p। ये हमारे पास है मोमेंटम की h न्यू अपॉन c, और इसी की एक इक्वेशन दूसरी लिख सकते हैं p इज इक्वल न्यू अपॉन c, h को से न्यू अपॉन c 1 अपॉन लैम्डा के बराबर होता है वेवलेंथ, तो h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू p। यहाँ पर मोमेंटम के लिए ये दो इक्वेशंस आप याद कर लें, ये दोनों इक्वेशंस आपको काम आएंगी। इससे पता चला कि भाई मोमेंटम होता है फोटॉन के पास, मास नहीं होता, मोमेंटम होता है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में मोमेंटम एक एनर्जी का फंक्शन माना जाता है, इसीलिए एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जिम्मा किसके पास होता है? फोटॉन के पास होता है। अब आइए, ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ एक फोटॉन के लिए है। अगर मैं एक फोटॉन ना लेकर इसमें जितने फोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स n मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टोटल एनर्जी हो जाएगी। अब ये जो टोटल एनर्जी है ये n मल्टीप्लाई h न्यू के बराबर है। ये जो n है इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और इसी इक्वेशन पर अभी हम 2 मिनट इस पर डिस्कस करेंगे। अभी ये आप लिख लीजिए। अच्छा, यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर एनर्जी टोटल इज इक्वल टू NH न्यू, एनर्जी टोटल इज इक्वल टू NH न्यू। ये जो हमारे पास ब्लैक बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी जब हीट किया जाता है परफेक्ट ब्लैक बॉडी को, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि वो फोटॉन्स निकालेगी। ये जो फोटॉन्स हैं, ये फोटॉन्स सिर्फ अल्ट्रावायलेट के नहीं होंगे, कुछ अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी के होंगे, कुछ इंफ्रारेड रेडिएशंस के होंगे, कुछ विजिबल लाइट के होंगे, मतलब सारे हिस्से होंगे इसमें, इसीलिए इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन पार्ट्स कहा जाता है। यहाँ पर देखें, ये n अगर h न्यू से मल्टीप्लाई हुआ तो हमें टोटल एनर्जी मिलेगी। अगर हम h न्यू को डिवाइड में ले आए तो फिर क्या होगा?
टोटल एनर्जी से डिवाइड होगा h न्यू, और यहां पर ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स के। अब यहां पर देखिए, हमें एनर्जी बढ़ानी है। अगर यहां पर एनर्जी आपको बढ़ानी है और h न्यू सेम हो, मतलब सेम फ्रीक्वेंसीज के फोटॉन निकल रहे हों, तो हम ये बोलेंगे जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा निकलेंगे एनर्जी उतनी ज्यादा निकलेगी। मतलब ये कि जितना ज्यादा हीट किया जाएगा उतने नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा मिलेंगे। इस बात को भी आप छोड़ दें, एक नई बात को हम डिफाइन कर देंगे। फर्ज कर लें कि यहाँ पर ये जितने फोटॉन्स हैं, ये अल्ट्रावायलेट के फोटॉन, ये इंफ्रारेड के फोटॉन, ये विजिबल लाइट के फोटॉन, ये माइक्रोवेव के फोटॉन, फर्ज कर लेंगे कि किसी ब्लैक बॉडी से निकल रही है और इनकी एनर्जी किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है, किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है, और इनका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। और ये जो ग्राफ है ये बता रहा है कि किसी फोटॉन के पास ज्यादा एनर्जी है, किसी फोटॉन के पास कम एनर्जी है। अकेले फोटॉन का ग्राफ कैसे बनेगा? सिंगल फोटॉन का ग्राफ ऐसा बनता है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन। टोटल फोटॉन्स के ग्राफ ऐसे बनते हैं, क्योंकि टोटल फोटॉन्स में किन के पास एनर्जी ज्यादा होती है, किन के पास एनर्जी कम होती है। अब यहाँ पर ये चीज देखने लायक है कि यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि सारे फोटॉन्स के पास, तस्वर करें कि एनर्जी सेम है, मतलब हर किसी के पास एनर्जी E है, तो फिर क्या होगा? अगर हर किसी के पास एनर्जी E होगी, इस ग्राफ को आप बुला दें। अगर हर किसी के पास एनर्जी सेम हो, अल्ट्रावायलेट के फोटॉन के पास भी उतनी एनर्जी, इंफ्रारेड के फोटॉन के पास भी उतनी एनर्जी, मींस टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। मतलब ये कि अगर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, देन व्हाट विल हैपन? नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब ये जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, मतलब अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो उनके नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होंगे। मतलब ये जो मैंने पहले बताया था, जो पहले आपको समझ में बात नहीं आई होगी शायद, तो वो यहाँ से आप क्लियर कर दें कि भाई अगर एनर्जी कांस्टेंट हो सारे सोर्स की, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होंगे। तो यहाँ पर ये चीज हमें पता चले, और यही चीज हमें बताती है कि भाई नंबर ऑफ फोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के इनवर्स से वेवलेंथ होती है। अगर मैं आपको कहूँ एनर्जी, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ फॉर अ सिंगल फोटॉन, और नंबर ऑफ फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स और एनर्जी ये दोनों अलग अलग तरह से वेवलेंथ पर डिपेंड होते हैं। तो इनके ग्राफ भी आप अच्छी तरह से समझ जाएं तो बेहतर होगा कि आगे आप सही तरह से जवाब दे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।